नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने अवैध खनन मामले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव को आज पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन अखिलेश यादव सीबीआई के सामने हाजिर तो नहीं हुए। अब उनका जवाब सामने आया है। सपा प्रमुख ने सीबीआई से जांच लखनऊ में कराने की मांग कर दी है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ने की बात कही है, साथ ही उन्होंने सवाल भी उठाया है। अखिलेश ने कहा कि चुनाव से पहले ही नोटिस क्यों भेजा है, 2019 के बाद यानी पिछले 5 सालों में कोई जानकारी क्यों नहीं मांगी गई। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। ये कैसा ट्रेंड चल गया है कि समन के बाद, नोटिस के बाद ये लोग हाजिर नहीं हो रहे हैं, सामने पेश नहीं हो रहे, उसके बाद बयानबाजी कर रहे हैं? जिस तरह से अखिलेश यादव का मामला है वो दूसरे लोगों से अलग है, लेकिन सवाल तो उठता है कि आप भ्रष्टाचार के साथ हैं या भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। ये दो सवाल है। आपके ऊपर आरोप नहीं है, आप गवाह के तौर पर बुलाए गए हैं। तो अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं तो आपको किसी इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करना चाहिए। सीबीआई के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि इतने दिनों से कहाँ थे, 2019 से अब तक क्यों नहीं आए। 2019 से अब तक आने के लिए स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है, क्योंकि अखिलेश यादव जैसे लोग बैठे हैं जो कुर्सी पर बैठते हैं तो एक के बाद एक लेयर बना देते हैं, और उस लेयर को तोड़ना इतना आसान नहीं है। इसीलिए तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहा जाता है, आपराधिक साजिश। ये साजिश क्यों कहा जाता? एक व्यक्ति आया, उधर से गोली मारा, वो उसके ऊपर 302 का मुकदमा चल गया क्योंकि उसने हत्या कर दी है। लेकिन उस हत्यारे के पीछे कौन कौन है, उस साजिश में किसकी बड़ी भूमिका है, इसका इन्वेस्टिगेशन 2 दिन में नहीं हो सकता। अगर अतीक अहमद के खिलाफ जो पुलिस को सबूत मिले उमेश पाल हत्याकांड में, वो उमेश पाल हत्याकांड में 1 दिन में कैसे नहीं पता चल गया? वो अतीक अहमद स्पॉट पर जाकर गोली चलाने वाले में तो था नहीं, उसका बेटा शामिल था। जब परत दर परत इन्वेस्टिगेशन के बाद राज खुलने लगे तो पता चला अतीक अहमद जेल के अंदर से क्या कर रहा था, उसका भाई क्या कर रहा था, कैसे प्लानिंग की जा रही थी। तो इसको कहते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। और अखिलेश यादव ये सवाल उठा रहे हैं कि अब तक कहाँ थे आप। 2012 से 2016 तक का वो अवैध टेंडर का हिसाब देंगे, उसमें पहले अधिकारियों के खिलाफ आप बात करेंगे। अभी तो गवाह की बात की जा रही है, क्योंकि आपने न्यूज एजेंसी में ये बात कही थी और आपको गवाही के तौर पर वहां पर उपस्थित होना होगा। सीएम तो आप ही थे, जब चीफ मिनिस्टर आप थे तो आपके नाक तले ये सारे चल रहे थे। अवैध खनन का कारोबार, टेंडर दिए जा रहे थे सरकारी अधिकारियों के, उसके इर्द गिर्द पैसे वसूल किए जा रहे थे। ये सारे पैसे आखिर जा कहाँ रहे थे, ये मामला तो सामने आया। जब सामने आया तो सीबीआई ने इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू की। कई लोगों को तलब किया जा चुका है, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई है, और उसके बाद अब नंबर आया कि अखिलेश यादव से पूछताछ के लिए बुलाया जाना चाहिए। वो बताएंगे कि आपको ये जानकारी कब और कैसे मिली कि ये अवैध खनन का कारोबार ऐसे चल रहा है। ई टेंडर जो कराए जा रहे हैं, तो टेंडर में अधिकारियों के नाम से कैसे टेंडर हो रही है, उसके रिश्तेदारों के नाम से कैसे टेंडर हो रही है, कहीं से तो आपको जानकारी मिली होगी। उसके बाद आपने कुछ इंटरनल इंक्वायरी भी करवाए होंगे। वो सारे मामले जो हैं वो कम से कम आप सीबीआई के सामने रखिए। लेकिन आप डरते हैं कि अगर गवाह के तौर पर ही हम सीबीआई के सामने पेश हुए, लेकिन गवाही में की जो बात चल रही है, जो उस पूरे घोटाले की बात चलेगी, उसमें से हो सकता है सीबीआई कुरेदते कुरेदते मेरे दरवाजे तक पहुंच जाए और पता चले कि कॉन्स्पिरेसी का मास्टरमाइंड तो अखिलेश यादव ही थे। अगर किसी मामले में देखा जाए तो भ्रष्टाचार के हर मामले में इन्वेस्टिगेशन ऐसे ही चलता है, और सीबीआई जब कॉन्स्पिरेसी को देखती है, मास्टरमाइंड तक पहुंचती है, और उसके बाद उसमें एक नया मामला आ जाता है आर्थिक अपराध का। जब आर्थिक अपराध आया, पैसे के लेन देन की बात आई, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ गया,
और उसमें फिर ईडी की एंट्री होती है और फिर वो देखना शुरू करता है कि ये पैसे का जो ट्रांजैक्शन था, चाहे हवाला के जरिए या फिर शेल कंपनियों के जरिए, वो कहां कहां तक जुड़ा हुआ है। जैसे दिल्ली शराब का घोटाला हुआ, एक्साइज पॉलिसी बनाई गई। न्यू एक्साइज पॉलिसी में पहले तो धड़ल्ले से शराब बेची गई, किसी को पता नहीं चल रहा था कि अचानक से क्या हो गया कि दिल्ली में शराब की नदियां बहने लगी, एक पर एक फ्री दिया जाने लगा। क्या उन कंपनियों को नुकसान नहीं हो रहा है? क्योंकि बगल में गुड़गांव या फिर नोएडा में तो ऐसी सस्ती शराब नहीं मिल रही है। लेकिन धीरे धीरे मामला सामने आया कि जो न्यू एक्साइज पॉलिसी बनाई गई है उसमें कंपनियों को 4 गुना फायदा दिया गया है, मार्जिन मनी बढ़ा दिया गया है, 6% से 12% कर दी गई है, मतलब प्रॉफिट ही दुगना कर दी गई है। यहां तक कि सरकार के रेवेन्यू को नुकसान हो रहा है, कंपनियों को नुकसान नहीं हो रहा है। अब ये मामला दर्ज हुआ तो सीबीआई ने सीधे मनीष सिसोदिया को तो नहीं पकड़ लिया, जो उस समय एक्साइज मिनिस्टर हुआ करते थे डिप्टी सीएम के साथ साथ। उसने उन लोगों को पकड़ा जो इसमें इन्वॉल्व थे, यानी कंपनी के मालिकों को। समीर महेंद्रू से पूछताछ की गई, दिनेश अरोड़ा से पूछताछ की गई। वहां से एक मिडिल मैन निकला, विजय नायर, जो आम आदमी पार्टी का नेता था। वहां से विजय नायर से होता हुआ मनीष सिसोदिया के दरवाजे पर पहुंचा कि मनीष सिसोदिया ने कैसे विजय नायर को इंट्रोड्यूस करवाया था उन लोगों के, समीर महेंद्रू जैसे लोगों से, अभिषेक बोइनपल्ली जैसे लोगों से। अब वहां से मनीष सिसोदिया से होता हुआ ये पहुंचा कि भाई ये मनीष सिसोदिया कैबिनेट मिनिस्टर है लेकिन वो सीएम नहीं है, तो वो अप्रूवल तो सीएम का होना जरूरी है। बैठकें कहाँ हुई तो पता चला समीर महेंद्रू तो सीधे अरविंद केजरीवाल से भी बात किया था। केजरीवाल के घर पे, आवास पे मीटिंग हुई थी जिसमें कई लोग शामिल थे। वहां पर जो फेस ऐप के माध्यम से सीधे बातचीत की जा रही थी। ये जो एविडेंस मिले उसके बाद समन भेजा जा रहा है अरविंद केजरीवाल को, ये भी भाग रहे हैं। तो ये जो परत दर परत तोड़ना इसलिए पड़ता है क्योंकि इन लोगों ने करप्शन के कई लेयर बना रखे हैं। डायरेक्ट कोई इन्वॉल्व नहीं होता, उसके लिए अलग अलग मिडिलमैन नियुक्त किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। अब जब खनन माफिया की बात है, वो जो पूरे राज्य में अवैध तरीके से खनन चल रहा है, सैंड माइनिंग चल रही है, और उसमें सीएम को ये पता ही नहीं है कि कैसे करोड़ों करोड़ रुपए का खेल हो रहा है। अधिकारी करोड़पति होते जा रहे हैं, उनके नेता करोड़पति होते जा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर इतना बेवकूफ नहीं हो सकता, जानकारी उसको होगी। यहां तक कि स्टेट में अगर ब्लॉक से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अधिकारियों से वसूली की जाती है तो उसका एक हिस्सा चीफ मिनिस्टर के पास पहुंचता है। ये अनिल देशमुख जैसे लोग उदाहरण हैं जो पकड़ा गया, कई पकड़े नहीं जा रहे हैं। लेकिन अनिल देशमुख महाराष्ट्र में पूरा रैकेट चला रहा था मुंबई के अंदर कि कौन से रेस्तरां से कितना पैसा वसूलना है, बार से कितना पैसा वसूलना है। ये पुलिस वाले को टारगेट दिया हुआ था, 100 करोड़ रुपए हर महीने की वसूली होके हमारे पास आनी चाहिए और जो पैसा बचेगा तुम लोग आपस में बांट लेना। तो ये अनिल देशमुख के खिलाफ खुलासा हुआ। उस समय वो गृह मंत्री था महाराष्ट्र सरकार में। तो सीबीआई ने जांच शुरू की, वो भी गिरफ्तार हुआ। ईडी ने भी जांच शुरू की, उसमें भी गिरफ्तार हुआ। तो ये हर जगह पर अगर देखा जाए कि मंत्री को और मुख्यमंत्री को अगर इन मामलों की पूरी जानकारी बिल्कुल ही नहीं है तो ये संभव नहीं है। इसलिए अखिलेश यादव डर से भाग रहे हैं कि हम वहां पर पूछताछ के लिए जाएं। ये क्या कहते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हमारी पूछताछ की जाए, गवाही दी जाए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये तुम्हारे इंडी अलायंस की मीटिंग नहीं है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस से एक दूसरे से बातचीत कर लो। यहां तो बात लाई डिटेक्टर टेस्ट तक होती है, पॉलीग्राफी तक होती है। डिंपल यादव कह रहे हैं कि एनडीए अलायंस से कुछ लोग डर गए हैं, इसकी मजबूती से लोग डर गए हैं। ये विपक्ष के ऐसे पहले नेता नहीं है जिन्हें समन भेजा गया है, मतलब जो विपक्ष के नेता है उन पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। डिंपल यादव का ये कहना। हाँ, डिंपल यादव को लगता होगा क्योंकि डिंपल यादव की राजनीतिक समझ ही इतनी है। अगर 2 दिन पहले राज्यसभा के चुनाव में तुम्हारे विधायक भाग भाग के जा रहे हैं, इसमें ईडी और सीबीआई का दबाव है, विपक्ष के नेताओं पर दबाव है। तुमने राज्यसभा के चुनाव में कहां कहां से उठा के मुंबई से
जया बच्चन को लाकर राज्यसभा का कैंडिडेट खड़ा कर दिया, रिटायर्ड IAS अधिकारी RK आनंद को खड़ा कर दिया। ये जो तुम्हारी पॉलिसी थी, तो तुम्हारे पार्टी के अंदर विद्रोह हुआ। ये विधायक हैं जो क्रॉस वोटिंग किए, तो उसमें कौन सा दबाव था या पॉलिटिक्स थी? पॉलिटिक्स अलग चीज है। अगर समाजवादी पार्टी में बसपा के विधायक, पूर्व विधायक, सांसद जा रहे हैं, तो क्या समाजवादी पार्टी उसे एक्सेप्ट करने से मना कर दे रही है कि नहीं तुम्हारी जरूरत नहीं है? हर रोज बसपा के भी कुछ नेता समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं, उसको वहां पर लग रहा है कि मेरा भविष्य बसपा से बेहतर सपा में है। तो सपा के नेताओं को भी लग रहा है कि यहां पर मेरा कोई भविष्य नहीं है, इससे बेहतर भारतीय जनता पार्टी में भविष्य है। तो ये तो पूरा दुष्चक्र है। एक दूसरे, ये जो कहा जाता है कि बड़ी मछली है जो छोटी मछलियों को निगल जाती है, तो बड़ी मछली बनने के चक्कर में तुम छोटी मछलियों को खा रहे हो, तुमसे भी बड़ी मछली कोई है? ये भारतीय जनता पार्टी जो अभी सबसे लोकप्रिय पार्टी हिंदुस्तान के अंदर है, जिसके नेता PM मोदी को 50% प्लस वोट मिलता है, 70% प्लस सर्वे में लोग पसंद करते हैं प्रधानमंत्री के तौर पर, उस पार्टी से लोग जुड़ेगा या अखिलेश यादव की पार्टी से जुड़ेगा? लेकिन ये डिंपल यादव जैसे लोग जितना भी बोलते रहें, कहते रहें, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ योगी मोदी का जो ये अभियान है वो खत्म नहीं होने वाला है। ये तो शुरुआत है। ये शुरुआत इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें तो गवाह के तौर पर पेश करने के लिए समन भेजा गया, नोटिस भेजा गया, आप आइए हमसे सहयोग कीजिए। आप नहीं करेंगे फिर दोबारा भेजेंगे। लेकिन एक इससे भी बड़ा मसला जिसमें सीधे ये जुड़े हुए हैं अखिलेश यादव, वो है गोमती रिवर फ्रंट का मामला। उसमें डायरेक्ट भ्रष्टाचार का आरोप अखिलेश यादव के ऊपर लगा। कई इंजीनियर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ये जिस तरीके से अपने समय में लखनऊ में अलग अलग क्षेत्रों में कंस्ट्रक्शन में ये भ्रष्टाचार किया है, वो सब सामने आएगा। भ्रष्टाचार, करप्शन एक आर्थिक अपराध है जिसमें समय लगता है। कभी भी किसी को पेशेंस लूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस देश में संविधान बनाने और उसे सुरक्षित रखने वालों ने ये जो व्यवस्थाएं की पिछले 70 सालों से, उन व्यवस्थाओं में जितना पकड़ने का आधार बनाया उससे कम छूटने का आधार नहीं बनाया। तो ये जो आधार बना है उसमें छूटने के लिए भी आधार तैयार होते रहते हैं। तो ये तो तय है कि छूटने के आधार कुछ समय तक काम किया जा सकता है, लेकिन पकड़ने का आधार अंतिम होता है अगर कमिटमेंट हो तो। और ये सरकार कमिटेड है भ्रष्टाचारियों को पकड़ने के लिए, इसलिए गोमती रिवर फ्रंट का भूत भी पीछे आ रहा है। CBI ED के नोटिस भी पीछे आ रहे हैं। आप चुनाव का बहाना कितना दिन रखोगे? चुनाव तो 3-4 महीने में खत्म हो जाएगा। ये चुनाव ऐसा नहीं है कि 1 साल तक खींचता रहेगा। आप कहोगे चुनाव से पहले, अब उसके बाद चुनाव के बाद क्या करोगे? गिरफ्तारी तय है। अखिलेश यादव को भी जेल जाना पड़ेगा अपने सहयोगियों के साथ, जिसने इनके साथ मिलजुल कर भ्रष्टाचार किए हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो ये नोटिस अवैध खनन मामले में 21 फरवरी को जारी किया गया था, लेकिन अखिलेश यादव CBI के सामने आज पेश नहीं हुए, जिसके बाद से इनकी मुसीबतें बढ़ सकती हैं। किस्सा यूपी का में फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।